सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है क्वांटम हीलिंग कोड के इस सेशन में। और हम कर रहे हैं सक्सेस आइडेंटिटी गैप। सक्सेस आइडेंटिटी गैप में दो अप्रोच मैंने कल डिस्कस की थी। कौन सी थी पहली, जरा रिवाइज करें थोड़ा। होलिस्टिक अप्रोच और टेक्निकल हॉलिस्टिक टेक्निकल। होलिस्टिक अप्रोच में कुछ पॉइंट्स थे, एक एक करके बताएंगे। एनर्जीज के बारे में था। हाँ, एनर्जी। एनर्जी फोकस, एनर्जी में भी आगे कुछ सब टॉपिक्स बने थे, वो कौन कौन सी थी? फिजिकल, हम्म। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्लीप, फिजिकल साइकोलॉजिकल, फिजिकल के स्पिरिचुअल, ही तीन पार्ट थे। साइकोलॉजिकल, फिजिकल न्यूट्रिशन, क्या है नीड। जी? हाँ। न्यूट्रिशन, स्लीप और एक्सरसाइज। और फिर थी दोबारा हमारी साइकोलॉजिकल। और फिर थी एक कौन सी थी? बायोकेमिकल, स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल। बायोकेमिकल। और तीसरी थी, चौथी थी स्पिरिचुअल एनर्जी। तो स्पिरिचुअल, एनर्जी को बड़े डिटेल से हमने इस तरह जाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? एनर्जी के बाद क्या आता है? फोकस किया था मैम। फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट। पर्पस, क्लैरिटी, पर्पज। पर्पज, ड्राइव, गोल एंड पर्पस। क्लियरिटी, ड्राइव, मोमेंटम। ड्राइव। मोमेंटम है। ठीक है, चलिए। आज हम बात करेंगे सक्सेस आइडेंटिटी गैप पार्ट 2, जो है टेक्निकल अप्रोच। अब आप ये बताएं कि आपके हिसाब से सक्सेस केवल हार्ड वर्क से ही आ जाती है, या कोई और कुछ इसके लिए जरूरत है? टूल्स की जरूरत होगी ना टेक्निकल काम के लिए, स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी प्रॉपर सिस्टम और टेक्निकल अप्रोच की भी जरूरत है। अकेले ये हार्ड तो वर्क से नहीं आएगी। अकेला हम यदि आउटर सारी चीजों को पूरा कर लें, जो भी आउटर स्ट्रेंथ जो भी है हमारी, उसको हम पूरा का पूरा रख लें, लेकिन अंदर से नहीं। जो होलिस्टिक तो अंदर का हो गया सारा, इनर स्ट्रेंथ आउटर, भी बना ले। आउटर भी हम आउटर की जरूरत। बहुत कुछ चीज चाहिए होती है, वो भी हमें चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट भी हमें चाहिए। स्किल और नॉलेज यस, अगर आपके पास एनर्जी और पैशन है लेकिन प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो क्या करेंगे? नई नहीं हो बात पाएगा। बनेगी। सक्सेस नहीं हो पाए। नहीं हो पाएगी। तो एक हमें ब्रिज बना के चलना पड़ता है। होलिस्टिक प्लस टेक्निकल दोनों ही चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच में हमें इनर स्ट्रेंथ मिलती है, और टेक्निकल अप्रोच में हमें बाहर से मदद मिलती है, और फिर रिजल्ट तैयार होता है। तो आज हम टेक्निकल अप्रोच के लिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पीपीटी शेयर कर दूं। कुछ पॉइंट्स हैं उसके, डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से आज। सक्सेस आइडेंटिटी गैप, टेक्निकल अप्रोच, ये बिजनेस ग्रोथ फार्मूला है। बिजनेस, हमारा कोई भी काम हम करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ तभी होती है जब हम होलिस्टिक के साथ साथ टेक्निकल अप्रोच का भी ध्यान रखें, उसमें भी नॉलेज लें, उसमें भी महारत हासिल करें। तब जा करके हम अपने जो गोल बनाया वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसमें हम आगे चलेंगे तो ये 6 की एलिमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे आज। नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिलीवरी, सीडिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड क्लोजिंग। ये 6 पॉइंट्स हैं जो बारी बारी हमें देखने हैं, समझना है कि ये सारे मिलकर के जब हम चलते जाते हैं तो क्लोजिंग तक पहुंचते हैं। तो नॉलेज, नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द फाउंडेशन। नॉलेज के बगैर तो वैसे ही कुछ नहीं है, कुछ आप कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाते नॉलेज के बिना। तो नॉलेज तो हमारा फाउंडेशन है। और सक्सेस के लिए बेस है हमारा ये। कोई भी स्किल बिना नॉलेज के तो सस्टेन हो ही नहीं सकती है। तो एनएलपी में ये भी कहा जाता है कि मैप, नॉलेज क्या है? मैप। वो टेरिटरी नहीं है। उसके बाद भी हमें बहुत अपडेशन की जरूरत पड़ती है। नई नई स्किल्स, नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है, उन सबको जानना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
अभी आज के युग में तो और भी ज्यादा, डिजिटल मार्केटिंग के युग में और ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं है और हम हैरान होते रहते हैं कि ये सफल क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं काम बना हमारा, क्योंकि हमें उस टेक्निकल बात का ही नहीं पता, उस टेक्निकल नॉलेज का ही नहीं पता है। तो नॉलेज अकेला होने से भी काम नहीं चलता, उसको अपडेट करना भी जरूरी है। जैसे कि एक किसान के पास सही ढंग का बीज ही ना हो तो कितनी मेहनत कर ले, वो फसल नहीं उगा सकता। ठीक उसी तरह से है, नॉलेज यदि हमारे पास सही और प्रॉपर नहीं है, अपडेट हुई हुई नहीं है, तो हमें भी सफलता नहीं मिलती है। अब जैसे स्टीव जॉब्स का एग्जांपल आता है, नॉलेज भी था, डिजाइन भी उनको बनाने आते थे, तब जा करके जो है एप्पल कंपनी में बिल्ड करने में उनको काफी मदद मिली थी। नॉलेज डिजाइन दोनों चाहिए थे उनको। तो आप अपने फील्ड की सोचो जरा, जो फील्ड आप ले रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज एसेंशियल है, वो आपके पास है या अपडेशन की जरूरत है। आप अपने आप के बारे में इस बात को सोचें, तब आकर के आगे बढ़ेंगे, ताकि मेहनत आपकी पूरी पूरी काम में आए। और नॉलेज भी डीप लेवल का चाहिए, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर भी दे सको। जो आप पढ़ाना चाह रहे हो, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसकी नॉलेज बहुत टॉप की ही रखनी पड़ती है। टेक्निकल और अप्रोच में सबसे पहली आवश्यकता हमारी नॉलेज है, जिस भी फील्ड में काम करना चाहें, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर बिना नॉलेज के कूद पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, इंप्रेशन खराब शुरू में ही। तो जितनी नॉलेज है उतने के साथ काम कर लो। अगर 100 किलो वेट उठाने की नहीं पावर अभी है तो 5 केजी का उठा के चल पड़ो। यानी जितना नॉलेज है उतना ही कार्य आगे बढ़ा लो, धीरे धीरे उसको अपडेट करते जाओ और कार्य का विस्तार करते जाओ, तब जा करके हम उस काम में सफल हो पाएंगे। विदाउट नॉलेज ट्राई करेंगे तो नाम खराब होता है, और इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस में चल रहे, किसी में भी, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। तो इम्प्रेशन जो बनता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे इसमें प्रोग्रेस के अंदर। और दूसरी बात हमारी आ जाती है फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉलेज है लेकिन उसको ऑपरेट करना नहीं आता, हमें उसको यूज करना नहीं आता, तो वो भी एक एफिशिएंसी की वहां भी जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक सिस्टम है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अब एनएलपी में इसको कहते हैं पैटर्निंग, एक पैटर्न बना लेना। जब हम एक बेस्ट प्रैक्टिस को रिपीटेबल बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड उसका ऑपरेशन करने का एक सेट सिस्टम बना लेते हैं, जो बार बार उस पर हमें सोचना नहीं पड़ता, पहले ही पूरी प्लानिंग करके एक पूरा ऑपरेशन सिस्टम बना लें। जैसे ट्रेन है, एक ट्रैक पे चलती है ना, ट्रैक पहले ही बना दिया जाता है उसका। वैसे ही बिजनेस और पर्सनल लाइफ को भी एक ट्रैक चाहिए, उसी को कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ट्रैक है वो। अब जैसे मैकडोनाल्ड है या जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं फूड की, वो उनमें कहीं भी जा लो एक सिस्टम बना हुआ है, एक ही सिस्टम रहता है उनका वहां पे काम करने का, वहां पे जो भी उनके बिलिंग वगैरह का, और जो एक कार्यक्रम की जो चेन बना के रखते हैं वो एक सिस्टम के तहत करते हैं वो सारे। और हर जगह हर उनके शॉप में यही सब मिलता है। तो ये एक एसओपी हमें अपने कार्यक्रम का जरूर बना लेना चाहिए। अब आप रोज के जो काम है, कौन सा काम ऐसा है जो रिपीटेबल है, जिसको एसओपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अपने उसमें देखो, डेली डेली लाइफ के अंदर कौन सा काम ऐसा है जो आपका एसओपी के हिसाब से होता रहता है, जिसका आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है कोई? रोज घर में खाना बनाना रोज घर के काम करना सारे। हाँ, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है ना, उसी के हिसाब से रोज की रोज हो जाता है, कोई ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता उसमें। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसका भी एक वर्क फ्लो बनाना, वो भी बहुत जरूरी है। अब अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं कि मैं कोचिंग फील्ड में आ रही हूँ, मेरा एक ऑपरेशन सिस्टम मैंने बनाना है कि किस तरह से कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, कैसे हमने पीपीटी बनानी है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। नॉलेज तो अनलिमिटेड है सभी के पास, लेकिन उसको शॉर्टकट तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से जब तक आप उसकी सेटिंग नहीं करोगे, वर्क प्रोसेस नहीं बनाओगे, तब तक आप उसको आगे नहीं चला पाओगे। तो काम करने के काफी तरीके हैं,
लेकिन आपको अपना तरीका अपना लेना है, अपना एक सिस्टम सेट बना लेना है कि तब आप कभी भी काम करो तो उस तरीके पे आप जैसे ही चल पड़ो तो वो आपका दौड़े फिर। प्रोटोकॉल्स भी बोलेंगे मैम इसको? हाँ, प्रोटोकॉल बना लो, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटोकॉल बना लो, एक ट्रैक बना लो कोई भी, तो वो वे ट्रैक। ऑफ कंप्लीटिंग, हाँ। हाँ बिल्कुल, फिर आपने पहले नंबर पे क्या कराना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, एक रेगुलरिटी के साथ उसको बनाएंगे हम। तो मैंने जैसे अपना हम कोचिंग में जो मैंने बनाया हुआ है, अपना क्या बनाया मैंने कि हम पहले लीड लगाएंगे फेसबुक पे, वहां से हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे, फिर उनको हम एक ग्रुप में इकट्ठा करेंगे, फिर उनको एक वेबिनार देंगे, वेबिनार से फिर उनको आगे ज्वाइन कराएंगे। तो जैसे हम ये करेंगे, हम इसका भी बजट भी बना के रखें, वो भी एक इसी में आएगा कि मान लीजिए मैंने एड्स पे खर्च करना है 30,000 रुपीज। एक मैं बता रही हूँ कि दो बताऊंगा, उनमें से आप बताना कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। मान लीजिए मुझे ऐड लगानी है, ऐड पे मैं 30,000 खर्च कर रही हूँ मंथली, मंथली मान के चले, और उसमें लीड्स आ रही है मेरी 1,000। 1,000 लीड्स में से अटेंड करने वाले बंदे होते हैं सिर्फ 100। 10% ही अटेंड करते हैं, आगे 10% कन्वर्ट होते हैं। यही मेन रेशो यही चल रहा होता है। तो 1,000 में से 100 तो आ गए अटेंडेज, उसके बाद 10 लोगों ने ज्वाइन किया, और मैंने फीस रखी 3,000 रुपये मान लो, तो 30,000 रुपये आए। अब ये प्रॉफिट क्या हुआ फिर मेरा? कुछ भी नहीं, भी हुआ। नथिंग। तो इसलिए मुझे ये भी सोच के रखना पड़ेगा भी कुछ तो प्रॉफिट हो। फिर उसके बाद मान लीजिए दूसरा सिस्टम मैं बताती हूँ, मान लो ये बनाऊं मैं कि 30,000 ऐड पे लगाए, 1,000 मेरी लीड आई, 100 लोगों ने अटेंड किया, 10 कन्वर्ट हुए, और फीस रखी मैंने 8,000 रुपीज। तो 10 बंदों ने जैसे ही लिया तो 80,000 आ गए। 80,000 आए 50,000 तब जा करके समझो कि प्रॉफिट हो रहा है 50 प्रॉफिट। का। अब आप 8 रखते हो, 7 रखते हो, कितने रखना, ऐसे हिसाब से रखें कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट, मार्जिन मिल पाए। वरना फिर क्या है, हम थक जाएंगे उस चीज में। अगर थोड़ा बहुत भी हम नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम कुछ दिनों बाद फिर छोड़ने का हो जाएगा हिसाब। तो अपने को ये पूरा बजट बना करके पूरा एक वर्क फ्लो बना करके काम करना है, अपने नॉलेज को सही ढंग से आगे हम यूज कर पाएंगे तभी। और तीसरा पॉइंट हमारा आएगा फिर, उसको डिलीवर कैसे करेंगे। ये एसओपी हमने बना लिया, पूरा एक वर्क फ्लो बना लिया हमने, पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने तय कर लिया। फिर उसके बाद डिलीवरी, एसओपी होने के बाद फिर डिलीवरी, ट्रैक बन गया हमारा। ट्रैक बन गया तो फिर डिलीवरी कैसे होगी? तो टाइमली एंड क्वालिटी डिलीवरी बिल्ड्स ट्रस्ट विद कस्टमर्स, यदि हम वो टाइमली करें और बहुत ही सिस्टम से करें। अब नॉलेज है, एसओपी है, असली गेम फिर डिलीवरी के टाइम पे आता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो, और ना कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, तो सक्सेस आइडेंटिटी गैप क्रिएट हो जाएगा। अब नॉलेज और एसओपी तो क्या हो गया फिर? फ्यूल हो गया एक तरह से, ये तो फ्यूल है, लेकिन डिलीवरी जो है वो स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील हो गया हमारी गाड़ी का, बिना डिलीवरी के गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकती। जैसे अमेजन का डिलीवरी सिस्टम है, उनकी फास्ट डिलीवरी ने ही तो दुनिया में उनको एक लीडिंग कंपनी बना दिया। जितनी भी कंपनी लीड कर रही है वो इसीलिए कर रही है, उनकी डिलीवरी बढ़िया है। किसी भी दुकान पे हम जाएं, यदि वहां पे सेल्समैन या जो भी दुकानदार है वो अच्छे ढंग से अगर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहा है, अपने जैसा वो बोलता है वैसा ही काम कर पा रहा है, तो ही तो हम बार बार उस पे जाते हैं। तो डिलीवरी का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अब मान लो हम कोचिंग में हैं, टैलेंट भी खूब ले लिया, नॉलेज भी ले लिया, अपडेट भी करते रहते हैं, लेकिन हम कंटेंट को डिलीवर ही ना कर पाए, पूरी बात ही ना रख पाए, तो रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं, स्टूडेंट्स छूट जाएंगे और दोबारा कोई आएगा नहीं, और हम भी डिमोरलाइज हो जाएंगे फिर उससे। तो वर्क फ्लो को किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करें, वो है डिलीवरी। ये आपको समझना है, और बोलना आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, इंटरेक्ट करना आना चाहिए। और जैसे कहते कि 80-90, 80 to 90% रिजल्ट आए, आप जो भी समझा रहे हो, जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो वो रिजल्ट आपका 80 to 90% आ रहा है, तब भी आप बिजनेस कर पाओगे। और अब जैसे हम डिलीवर कर रहे हैं, और जो है क्या होता है कि अ, बढ़िया रिजल्ट कब आता है? जब हम पूरा उसमें
ध्यान दे रहे होते हैं। अगर मान लीजिए कोई सिर्फ सुन रहा है तो वो सिर्फ 5% ही रिसीव कर पा रहा है, और यदि कोई वीडियो में है और इंटरेक्ट भी कर रहा है, तब जाके वो 80 to 90% रिसीव कर पाता है। और हम डिलीवर कर रहे हैं, हम किसी बात की भी परवाह ना करें, कोई हमारी बात को सुन रहा है या देख रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो फिर आप बोले जाओ, कोई फायदा ही नहीं उस चीज का। तो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करते हुए अगर पढ़ाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। अच्छा, भगवान ने तो हमें दिमाग दे दिया, दुनिया दे दी, चलो भाई करो डिलीवर और अपने स्किल को और आगे बढ़ाओ। तो वर्क फ्लो बन जाए, डिलीवर कर लें हम, तब जा करके हम समझें कि हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, गैप को कवर करते जा रहे हैं। तो वर्क फ्लो का कैसे सेटअप करना है, ये सब आपको बनाना है, कैसे आपको भाई लोगों को बांध के रखना है ताकि रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें लेते हैं तो वो आता है हमारा सीडिंग। हमें डिलीवरी करने का भी प्रोसेस पता है अच्छे से, किस तरह हमारे अपने प्रोडक्ट की सर्विस की डिलीवरी करनी है। उसके बावजूद भी फिर हमें सीडिंग भी आनी चाहिए। सीडिंग मतलब क्या होगा फिर? रेपो बिल्डिंग। हम कैसे उनके साथ उनको सहज कर पाते हैं, उनके साथ आत्मीयता से बात कर पाते हैं, अपनेपन से हम उनको कन्विंस कर पाते हैं कोई चीज, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने कस्टमर को, तभी जा करके वो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं। वरना वो भी मेहनत वहां पे भी हमारी बेकार चली जाएगी यदि ये चीज हमें नहीं आई तो। सीडिंग क्या है? राइट ऑडियंस हमारे पास रहे और राइट हम उनकी पोजिशनिंग कर सकें। सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आती है, बल्कि सही ऑडियंस तक पहुंचने में आती है। अभी मैं आजकल उससे बात कर रही थी जिसने मेरी इस बार ऐड लगाई थी, तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ इस बार तो ऑडियंस ही सही नहीं थी, टारगेट ऑडियंस हमारा गलत था। तो टारगेट ऑडियंस जब तक सही नहीं होगा, आपके पास स्टूडेंट ठीक ढंग से नहीं आएंगे, तो भी आपका काम नहीं चलने वाला। वो सारे ऐसे थे जो बिल्कुल ही ऐसे ही देख ही रहे थे, बस उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उनको इन नहीं सब लग रहा चीजों था उनका। में, इंटरेस्ट ही नहीं होगा उन लोगों हाँ, वो हमारे कहीं ना कहीं एसओपी में गड़बड़ थी, हमारा वो ट्रैक हमने सही नहीं बनाया। फ्री में जो हमने उनको आमंत्रित किया, यानी फ्री में क्या होता है, वैसे ही क्लिक कर लेते हैं ना, सभी लोग कर लेते हैं। अगर उसको भी हम थोड़ा सा एक एक स्टेप उसका ये बना लें कि भी चलो चाहे आप 9 रुपए देकर रजिस्टर करो, लेकिन करो रजिस्टर। रजिस्टर करने में वो फॉर्म भी भरेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो ही वो इतनी मेहनत भी तभी करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि भी हमारा एसओपी जो है वो ठीक नहीं बना हुआ था, इस वजह से ऑडियंस हमारी सही नहीं आई। ऑडियंस सही नहीं आई तो हम क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। टाइम 1-1.5 घंटा लगाया, पूरा जो भी होलिस्टिक टेक्निकल अप्रोच भी सारी यूज करने की हाँ। कोशिश की, लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं कुछ। रिजल्ट्स नहीं। वेबिनार का रिजल्ट 0 हो गया। तो ये एक्सपीरियंस तो बनते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन इन चीजों का सबका ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो एनएलपी में क्या होता है? रेपो बिल्डिंग और एंकरिंग। अगर आप गलत ऑडियंस के साथ रेपो बना रहे हो ना, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, वहां पे आप करोगे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप मान लो आपने आपके नॉलेज बहुत बढ़िया है, इसको हम ऐसे भी सोचें, एक बहुत अच्छी मूवी हमने थिएटर में लगा दी, लेकिन लेकिन थिएटर खाली है, तो फिर क्या होगा? एफर्ट बेकार हो गया, कितनी बढ़िया मूवी लगा लो चाहे आप। तो वहां पे कोई फायदा नहीं है यदि आप पूरा अपना आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहे हो, तो भी आपका ये सब उसके बेकार। लिए मैम सक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? अच्छी एड प्रमोशंस ज्यादा करनी होगी, एक बेस लेना, थीम लेनी पड़ेगी उनको अच्छी फिल्म के लिए। हाँ, उसका अच्छी फिल्म चले, उसको प्रचार बड़ा अच्छा सा हो ना, मार्केटिंग हाँ, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मार्केटिंग अच्छी हो। हाँ, मार्केटिंग ज्यादा अच्छी होगी और जो आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे अच्छी ऑडियंस को, तब जा करके बात बनेगी। अब आज तो इस सिस्टम में बहुत ज्यादा इन चीजों की डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़े सिस्टम से चलोगे ना, जरूरत बन गई है। आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो आपकी मेहनत ही मेहनत लग जाएगी सारी की सारी। तो इसको आप बड़ा ध्यान से करेंगे। अ, अब सेल्स में इन चीजों का, सीडिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। सेल, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ इनकम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें फिर पहले इस सीडिंग का इतना महत्व है। उस वो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसको लेकर के हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जो भी पब्लिक है, अगर मान लो प्रॉपर्टी बेचना है, तो
हम डायरेक्टली नहीं बेच पाएंगे। पहले दिन क्या करेंगे, सीडिंग करेंगे। बोर्ड भी लगाना एक होगा प्रॉपर्टी पीछे। डीलर के बारे में वो एक एग्जांपल लेते हैं कि फिर वो क्या करता है, सीडिंग करता है। वो कहता है भाई प्रॉपर्टी जो है ना आज इतनी ग्रो कर रही है, अगर आप इसको आज इसको लेते हो ना तो आपका 1 साल बाद डबल होना ही होना है, इतनी ज्यादा ग्रो कर, ये प्रॉपर्टी तो सोना है सोना। तो इस तरह से हम फीडिंग करते हैं कि उसके दिमाग में लगता है अरे सोना सोना तो बहुत बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी भी इतनी बढ़ रही है। तो प्रॉपर्टी के जब वो सीडिंग उसके दिमाग में हो गई, एक बात उसके दिमाग में बीज सा पड़ गया, तो फिर वो सोचेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ा जाए। So basically seeding is marketing. हाँ, सीडिंग वहीं से शुरू दूसरे होता है। नाम से उसको हाँ मार्केटिंग कहा जा सकता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, ये ये सारे एलिमेंट्स मार्केटिंग में ही तो आते हैं। मार्केटिंग में यूज होते हैं। रेपो बिल्डिंग जो है, हमें माउथ पब्लिसिटी या रेपो बिल्डिंग या इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना, एक दिमाग में एक बात को अच्छे से बिठा देना, ये चीज उसमें आती है सीडिंग के अंदर। आई तो मीन रेपो बिल्डिंग, बिजनेस लैंग्वेज में आप इसको कहोगे सेल्स एंड मार्केटिंग, दैट्स द हाँ फील्ड ऑफ सेल्स एंड बिजनेस मार्केटिंग लैंग्वेज। है, बिल्कुल सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो रेपो बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं किया और सीधा बेचने का ट्राई करेंगे ना, कोई भी चीज बिकेगा ही नहीं। तो ओरिएंटेशन हम इसीलिए करते हैं कि रेपो बिल्ड हो जाए। जो हम वेबिनार करते हैं या ओरिएंटेशन जो भी कुछ भी कह लें उसको, तो वो रेपो बिल्डिंग के लिए ही है कि लोग हमारे साथ बैठें, हमारी बात को सुने समझें, एक ट्रस्ट बिल्ड हो। और ट्रस्ट बिल्ड होगा तब वो जाकर के अपने आप फिर बेचना नहीं पड़ेगा। फिर अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपको बात उनको समझ में आ गई, आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो फिर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको कांटेक्ट करके भी आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि बिना मार्केटिंग के तो आप अवेयरनेस क्रिएट कर ही नहीं सकते ना, तो मार्केटिंग तो बेसिस है ही है उसका। हाँ ये एक है, जरूरी है ये चीज। तो प्रोडक्ट का जो एहसास कराना उसको कि ये प्रोडक्ट, अच्छा फिर भी वो क्या, लोगों को ना उस प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम कौन सी दूर हो रही है उस प्रोडक्ट से। मेन उस प्रॉब्लम पे हम फोकस करें कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो जाएगी, तब वो जाकर के उस चीज पर विश्वास करते हैं कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम मेरी दूर हो रही है तो मैं इसमें आगे बढ़ूँ, कि उनको वहां पे वैल्यूएबल चीज मिलने वाली है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसमें, मार्केटिंग। ये सीडिंग मार्केटिंग उसी में आ रही है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग भी एक प्रकार से हम अपनी चीज की, अपनी जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसके बारे में एक ऐड करते हैं हम, अपना बारे उसके बारे में बताया जाता है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हमारी वैल्यू को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एनएलपी में क्या है, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, जैसी हमारी परसेप्शन है उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग का काम क्या है, परसेप्शन क्रिएट करना। अगर परसेप्शन उनके दिमाग में क्रिएट हो गई तब हम मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे सोने की मूर्त है कोई, गोल्ड की, अंधेरे कमरे में रख दी जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं समझ सकता, कितनी ही वो बढ़िया चीज है, अगर वो ऐसे ही अंधेरे में पड़ी है तो कौन कीमत समझेगा। मार्केटिंग तो वो लाइट है जो आपकी वस्तु को हाईलाइट करती है, वो लाइट है। तो आपकी वैल्यू जो है दुनिया तक दिखा दे, वो मार्केटिंग होती है। जैसे अब बाबा रामदेव हैं, वो योगा को सब जानते हैं, सदियों से जानते हैं योगा को। तो योगा तो हमारे ऋषि मुनियों का बताया हुआ, पतंजलि बहुत प्राचीन जमाने के ऋषि थे, वो बता के गए हैं, उन्हीं को लेकर के इन्होंने मार्केटिंग किया, उसका मार्केटिंग किया तो पूरे विश्व में छा गए। और आज इतने सालों से कंटिन्यूअस जो उसकी मार्केटिंग भी हो रही है और वो चल भी रहा है लगातार। और अब तो इतना ज्यादा हो रहा है, अब बहुत सारे योगी जो है ना उसमें आ चुके हैं, कंपटीशन में खड़े हो चुके हैं और बहुत लार्ज स्केल पे आते जा रहे हैं। आपने उसका भी नाम सुना हो, सौरभ बोत्रा का भी। हाँ जी। सौरभ बोत्रा एक आईआईटीएन होते हुए रुड़की से उसने हाँ, आईआईटी किया, और आईआईटी इंजीनियरिंग होने के बाद और वो योगा में आया हुआ है। कहता, वो बता रहा था, एक दिन सुन रहे थे हम उसको, लॉकडाउन के दौरान उसने योग सिखाना शुरू किया। उन्हें सोचा जो तो अभी लगी नहीं थी उसकी, तो उसने सोचा कि चल 1000 बंदे भी मेरे बन जाएंगे तो मेरी इनकम ठीक हो जाया करेगी। वो ये सोच के उन्होंने योग शुरू किया था ऑनलाइन, और आज उसके लाखों में शिष्य हैं, रोज उसके साथ योग करते हैं, 75-80 और लाख बंदे करोड़ तक के साथ, पहुंचने वाला है। करोड़ तक। अभी 3 करोड़ लोग योगा डे पे उसके साथ जुड़े हुए थे। हाँ, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको प्राइज दिया कि भी इतने लोग एक साथ ऑनलाइन योगा कर रहे हैं तुम्हारे।
पिछले मैंने भी साल भी ज्वाइन अवार्ड किया मिला था। और इस साल भी अवार्ड मिला उसे, और एक IITN बंदा है। योग का एक अच्छा सिस्टम बना लिया, 6 बार दिन में योग करवाता है, 3 बार सुबह 3 बार शाम को, जो टाइम जिसको सूट करे कर लो। बिल्कुल। वो कहता है 250 बंदों की मेरी टीम बनी हुई है, यानी उसको उस वो बंदा मेरे ख्याल से नॉलेज भी था उसको, SOP भी अच्छे से क्रिएट किया, मार्केटिंग अच्छे से किया, और अब प्रेजेंटेशन डिलीवरी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो सारी चीजें अगर हम ऐसे ऐसे लोगों को देख करके समझते हैं तो समझ में आती हैं फिर कि कैसे हमें भी कैसे करना है। एक सिस्टम से चलेंगे तो हम सफलता मिल जाएगी। अब अब थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया था, लेकिन उसे घर घर पहुंचाने तक उनको भी मार्केटिंग करनी पड़ी, नहीं तो मार्केटिंग नहीं करते तो वो नहीं पहुंचना था घर घर तक। तो अब आप जो है अपना एक इस प्रकार का अपनी जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी कैसे मार्केटिंग करोगे, वो आप पे अपने बना लेनी है। आप क्या कौन सी प्रॉब्लम दूर कर पा रहे हो, एक ऐसा छोटा सा वीडियो आप अपने अपने प्रोडक्ट का बनाना कि आपके प्रोडक्ट से आप दुनिया की किस प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो, तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो आपको अपना अपना भी बनाना है। अभी कोई बता सकता है आप में से, आप अपना अपना क्या प्रोडक्ट है आपका, और क्या प्रॉब्लम किसी की दूर हो सकती है आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से? कौन बताना चाहेगा? नीतू मैं बता हेल्थ एंड वेलबींग पे कर रही हूँ, सो आई हैव डन क्वाइट लॉट ऑफ रिसर्च। ये एक प्रोग्रेसिंग इंडस्ट्री है। हम्म, आज के ज़माने में हर कोई जो है कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी हम्म, ऑफिस वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा है, लीडिंग टू डिप्रेशन, वर्क बर्नआउट एंड एवरीथिंग। हम्म, सो मैं उसके लिए करती हूँ। सो बेसिकली तो मैं लेक्चर्स देती हूँ उन चीज़ों पे। तो मैं अपने आप को थ्रू लेक्चर्स मार्केट करती हूँ, मेरी जो नॉलेज है उसको शेयर करती हूँ। फिर हम्म। मेरे को वहाँ से क्लाइंट्स इंडिविजुअल कंसल्टेशंस के लिए मिलने शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स द वन ट्रैक। दिस इज नॉट माय मेन प्रोफेशन, ये मेरा साइड ट्रैक है जो मैंने पिछले साल शुरू किया है। मेरा मेन प्रोफेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड उसमें चेंज आप मैनेजमेंट है, उसमें मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हूँ। लेक्चर के थ्रू या काउंसलिंग करते हो, आप कैसे करते हो? सो मैं काउंसलिंग, मतलब हाँ, काउंसलिंग मैं वन ऑन वन करती हूँ। ऑनलाइन मैंने नहीं शुरू किया। मेरी वेबसाइट है, सो कुछ कस्टमर्स मेरे पास वेबसाइट से भी आते ठीक है। हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा, बट लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा आई हैव टू सेपरेट आउट। मैंने फिलहाल आयुर्वेदा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मेरा मेन प्रोफेशन है वो कंबाइन कर दिया, लेकिन वो गलत हो गया क्योंकि मेरी अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो बंद हो गई है। काइंड ऑफ लोग अब शायद मेरे को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं देख रहे हैं, एज अ आयुर्वेदा एक्सपर्ट देख रहे हैं। तो अब मुझे वो सेपरेट करना है दोनों चीज़ों को। मेरे को एक दूसरा प्रोफाइल क्रिएट करना है उसके लिए, जो हम्म, सिर्फ मेरा आयुर्वेदा का रहे, और मेरा जो मेन प्रोफेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, वो मेरे को सेपरेट करना है। उसके लिए मेरे को अभी थोड़ा ठीक है। टाइम मैं एक लगाना है। छोटी सी एक्टिविटी कराना चाह रही हूँ। आप में से 2 बंदे आगे आए, दोनों को पिन करते हैं यहाँ पे सामने, और एक बंदा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से बताएगा, वो एक प्रैक्टिस करके देखो। आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे आप दूसरों के दिमाग में डाल पाएंगे, मार्केटिंग का एक वेल, मैंने अपना पूरा स्टडी किया था। इफ यू वांट आई कैन शेयर। मैंने पूरी प्रोजेक्ट प्लान और बिजनेस प्लान उसमें बना के किया था। तो इसमें आपने क्या करना है, रेपो बिल्ड करनी है। रेपो बिल्ड करके फिर आपको कन्विंस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, गॉट इट। कौन करेगा बताओ? मैं। चलिए, नीतू नीतू किसको कन्विंस करोगे? नीतू और रेणुका जी से करवाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रेणुका नो जी तो प्रॉब्लम। कन्विंस जी है। नहीं, चलिए। कन्विंस नहीं है, आपको जेन्युइन लगे तो ही तो कन्विंस होंगे ना। हाँ, नहीं पहले करना टॉपिक भी आपने, तो होना करना है, चाहिए। बिल्कुल करना है। चलिए करिए फिर आप। मैं कैसे, एक तो आपको पिन किया है और एक किसको करूं? तो नीतू जी शेयर करेंगी और मैं आपका हाँ, कस्टमर मैं हूँ। अपना आप प्रोडक्ट आप शेयर मुझे करूंगी, मैं कस्टमर, आपको कन्विंस करूंगी। ठीक एक है। मिनट, ऐड पिन, ठीक है, ये 2 को मैंने आपको पिन किया है। आप आपस में, नीतू अपना प्रोडक्ट आपको, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस आपको सेल करना चाहती है, तो कैसे मार्केटिंग करेगी अपनी चीज की? राइट, राइट, करना राइट। जरा प्रैक्टिस थोड़ी। Yes. First of all, hello, ma'am. I'm a astrologer as well as numerologist. Through this, we can create a very good matchmaking. At the time of marriage, we need to match gun
And by the three modalities, we can verify whether this marriage will run good or it will spoil. Right? Whenever you want to marry your kids, you can ask me. Actually, we have the certain number by which we can 100% sure that marriage will not go smooth. So whenever you get married, will you marry? Whenever you get, whenever child will be ready to get married, will you allow me to predict your kids? The first thing Prediction. is you're targeting the wrong customer, because I'm not the type of customer who will. I got it. Don't you Because have my relatives? children are Don't you have living in the relatives? I Western got world. it. I got your point. I अभी know तो that. for example I है know ना that. I know that. But you for have example lots of relatives. Yeah, but I think it depends, like I am in a point where, yes, I do believe in certain natural things, and I do believe in energy exchange and horoscope and everything to a certain extent. But the world I live in is not really conducive to that kind of knowledge. I would say that people will not trust that. So I don't have anybody in my family. So obviously, I'm not the right customer for Don't your you have kind of any thing. best I friend? think Don't you you have have any to. best friend? Don't you have any best friend? Sorry? Don't you have any best friend? My You best can friends, you no, help they're you all can help Europeans. you That's can the thing. help That's what to I'm saying. others. You can help to others. Yeah, I don't think I will be able to help you a Why lot, don't you have social despite circle? Don't you have social circle? I have social circle, but as I said, my social circle is all Western people. I don't have an Indian social circle at all. Apart from my brother and sister in India, the only social circle I have in India is my brother and sister and their families, and their children are married already. Nonetheless, I would not discourage you, No, because not at all. I'm your always your market is very good for the place where you are living in India. It's a really a flourishing market, because people are now going back. In few generations back, people had stopped using these sites. It's the same with Ayurveda. People were not using it, but today people have recognized the value of numerology, astrology, Ayurveda, and all Reiki and everything. People are coming back to the ancient sciences now, which 20 years ago they had stopped. So I would say, yes, definitely go ahead, but you have to choose the right customer. The only thing is that ma'am I gave am the you wrong customer for ma'am that gave purpose. you with this customer, right? Actually, we have seen lots of cases regarding separation, their domestic violence. Yes. So to protect them, I need to check matchmaking by three modalities: Panchpakshari, astrology, and numerology. We can sure that marriage will be goes blissful or just worse. Yeah, but how can you guarantee that? Have you any live examples where you 101%, say that lots of I did experience, that lots and that of couple is happily married? no. We can okay, you are married, right? I can predict whether your marriage is going good or ruining. Yeah, You but that's just what give I'm your asking you. yes, Do yeah, you have definitely. any um, We have lots of planetary remedies to heal that also. If you are willing to cooperate and keep your marriage safe, alive, a happy marriage, we have lots of remedies and it really works. Yeah, no, what I'm asking you is, before I can trust what you do, your business, Right. I need to know, do you have any people who are really there to authenticate and say, oh, yes, we did consultation Testimonials. from Are you her, talking about we married, testimonials? and or she was able to predict everything correctly. Whereas I know the French word is témoignage. I'm forgetting the real witnesses, or maybe not witness, the people who you have treated and who have benefited from that. So these are the kind of references. Now that's the word I'm looking Okay. for. We You have need, references. I got your point. You need testimonials, right? Reviews Yeah, a review from of the trustworthy people. people. Correct. Yeah. Got it. I really got it. Lekin, do you have any option to save your life, your married life?
any option, will you give efforts for it? For me, I'm already divorced. I'm not looking for marriage. Ma'am, actually we have only 6 people and I'm along with you. We have to convey, right? This is a hypothetical question for you. You are an You are example. just a debate partner for me this time. I know your situation, but we are just a partner to debate ourselves. I just want to tell you, we have lots of cases where we can recover them. चलिए Prevention is better than cure. Prevention, definitely, I agree that. I said I'm not disputing your knowledge. I'm not disputing your skills. डिस्कशन ज्यादा हुआ मार्केटिंग की बजाय. डिस्कशन तो मैम होगा ना, एक्चुअली ना केस ही हमारे पास में ऐसा है ना, केस ही हमारे पास में ऐसा आया. अगर कोई और फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 6 है, जैसे सिंपली अगर आपके डीओबी से में अगर मैं चेक करती हूँ मैरिड लाइफ बिल्डिंग का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा और हमें सीखना पड़ेगा इसमें कि रेपो बिल्डिंग कैसे करनी है. हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने होते हैं जो बंदा यस में जवाब दे ज्यादातर का. अगर हम एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन करते हैं ना, तब ज्यादा अच्छी रेपो बिल्ड होती है. आप उनसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछें कि भाई क्या आप चाहते हो कि जो आगे जो कपल हैं वो बहुत खुश रहें, क्या आप चाहते हो कि इस तरह से रहें, तो उनके जीवन में जो बाधा आती है वो रिमूव हो जाएं. अगर पहले से ही हम उनका देख लें तो ठीक रहेगा. इस तरह से कुछ करते करते आपको एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन फ्रेमिंग होना बहुत जरूरी है इसके लिए. यूके तो बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाए, मैम. ऐसे हाँ, बताए जाए, तो ताकि वो हर एक में यस यस, उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का यदि टाइम दोगे तो फिर हो सकता है वही कन्विंस कर दे आपको, आप अपने बारे में सोचने लग जाओ कि मैं क्या करूं. मतलब इसमें मेरे को कन्विंस करने के लिए एनएलपी भी यूज करनी पड़ेगी, राइट? हाँ, यूज करोगे. रेपो हाँ. बिल्डिंग का तरीका, रेपो बिल्डिंग पे पूरा हम लेंगे क्लास अभी. उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, कैसे रेपो बिल्ड होती है, ये पहला स्टेप है सीडिंग में. और आई थिंक आपके लिए नीतू जी बहुत फायदेमंद रहेगा, जैसे आप किसी के वो रिव्यूज अगर ले, या कोई फ्रेंड जो आपको ये कह सके हाँ आपने उनकी हीलिंग की है या ट्रीटमेंट जो भी किया है, वो ये कह सके ओपनली कि हाँ आई एम द एग्जाम्पल और मेरे को बेनिफिट हुआ है, 2 से 3 उससे है. आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी. तो अब 2 से 3 है मेरे पास मेरे व्यूज. चलिए अब चलते हैं और आगे थोड़ा सा इस टॉपिक को कवर करेंगे. आज एक टेक्निक भी करना चाह रहे थे हम. तो मार्केटिंग जो है एक बड़े सिस्टम से हमें करनी है. इफ यू आर नॉट डूइंग मार्केटिंग, यू आर मेकिंग जीरो ऑफ योर नॉलेज. अगर मार्केटिंग, राइट. रेपो बिल्डिंग, सीडिंग, कन्विंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग नहीं आ रहा है, तो बाकी नॉलेज जो है आपका ज्यादा काम नहीं आ पाएगा. तो उसका आपने ध्यान रखना है. मार्केटिंग का सोर्स क्या है वो आप सोच के उसमें चलेंगे. भी रेफरल है तो आराम से हो जाएगा. रेफरेंस से लोग आ जाएंगे और आप पढ़ा दोगे. लेकिन अगर आपको लोगों को मार्केटिंग करके फिर आपको लेके आना है, रेपो बिल्डिंग के बाद, उनको सीडिंग के बाद, इन्फ्लुएंस के बाद, कन्विंसिंग के बाद, तो आपको इस तरह से वो तरीके से सारे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा सेल्स का. मार्केटिंग आपकी अच्छी हो गई, मान लीजिए मार्केटिंग में आपने बहुत अच्छे से आपने प्रोग्राम को भी ठीक बना लिया, नॉलेज भी ठीक ले रखी है, एसओपी ठीक है, फनल ठीक बना रखा है, एड वगैरह ठीक लगा रहे हो, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, सभी जगह पे आप काम कर रहे हो और ऑनलाइन रेपुटेशन बन रही है. एक ऑनलाइन कम्युनिटी बना करके भी यदि काम करते हैं तो भी बहुत बढ़िया ढंग से चल जाता है फिर वो भी. तो ये चीज बहुत काम आती है, ऑनलाइन की रेपुटेशन अगर बनती है. और ये इंस्टा और फेसबुक और लिंक्डइन जितने सोशल प्लेटफॉर्म है, उन सब में हमें एक्टिव रहना होता है. तो वहां जाकर के फिर एक सोशल कम्युनिटी बन जाती है और वहां से भी हम बहुत अच्छे से रेपो बिल्ड करके और सीडिंग करके अपने कस्टमर्स को ला सकते हैं. तो ये हो जाता है मार्केटिंग पार्ट. मार्केटिंग पार्ट के बाद आता है हमारा सेल्स. सेल्स और क्लोजिंग. अब मार्केटिंग भी हो गया, मान लीजिए मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करती है ये चीजें जो है, लेकिन सेल्स क्लोजिंग से ही पैसा आता है. मार्केटिंग होने से भी पैसा नहीं आता. मार्केटिंग होने से भी बिजनेस नहीं फैलता हमारा. वो फैलेगा तब जब सेल्स आएगी. और एनएलपी का ये प्रिंसिपल कि पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय इमोशंस. उनकी इमोशंस जुड़ी हैं, जहां उनको उनकी इमोशंस फुलफिल हो रही हैं, जहां उनको वैल्यू मिल रही है,
जहाँ उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वहां वो चीज को खरीदते हैं, वरना वो नहीं खरीदेंगे अगर उनको ये नहीं लगेगा कि हमारी क्या, हमें क्या। तो एक खिलाड़ी गेंद को गोल पोस्ट तक ले जाए लेकिन फाइनल किक ही न करे तो गोल नहीं हो पाएगा। यानी फाइनल किक क्या है? सेल्स, क्लोजिंग, ये फाइनल किक है। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते, तो सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट देखे होंगे, हमारे पास भी आते हैं, हम भी उनकी बात को सुन के और नहीं कही भाई हमें नहीं करवाना इंश्योरेंस। वो कितना भी हमें समझाने की कोशिश करें, क्लोजिंग नहीं कर पाते। लेकिन कई लोगों का तरीका ऐसा होता है कि वो इतना ज्यादा जचा देते हैं जैसे नहीं लेंगे तो हम आगे प्रॉब्लम में आने वाले हैं। जितने भी 2-3 इंश्योरेंस हमने करवाए वो यूं ही करवाए कि उन्होंने ऐसे सपने दिखाए कि इतने साल बाद जी इतने पैसे आपके पास इकट्ठे आएंगे, आपको ये काम हो जाएगा, आपकी ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो वहां पे हमें सेल्स क्लोजिंग के में भी परफेक्ट होना जरूरी है, वहां भी इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो सेल और क्लोजिंग जब होगा तब जाकर के हमारा ये पूरा सक्सेस आइडेंटिटी गैप पूरा होता है। अगर सेलिंग का स्किल नहीं है तो भी सब जीरो है, और फिर हमारी अब तक की जो होलिस्टिक और टेक्निकल अप्रोच जो हमने बनाई वो सब बेकार हो जाती है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई, बहुत अच्छी डिलीवरी करी और लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में भी आया, 500 कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिए, लेकिन सेल्स क्लोजिंग नहीं करनी आई तो सब वहां पे बेकार हो जाता है फिर हमारा। इफ यू टॉक अबाउट मनी एंड फीचर्स यू विल नॉट बी एबल टू सेल। अगर वहां पे अगर पैसे की बात करें, फीचर्स की बात करें तो नहीं सेल होता। हम सेल कब होता है? जब किसी की डिजायर्ड स्टेट को हम सेल कर पाते हैं, किसी की डिजायर्ड स्टेट तक हम पहुंच पाते हैं, तब जा करके हम उस सेल पिच में सफल हो पाते हैं। नॉलेज वाले लोग तो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत, मेरे अंदर ज्ञान है, बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं तोप हूँ नॉलेज का, बहुत कुछ कर लूंगी मैं। लेकिन भाई तोप चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, है? तो लाइफ itself a lot of combination, lot of things are necessary in this process। NLP स्टार्ट करने से पहले uh, ये बात भी हमने सीखी समझी थी वहां पे कि ये सेल्फ कोचिंग प्रोसेस है। NLP है ही सारा सेल्फ कोचिंग प्रोसेस। और ये भी हमने कहा था कि ये सीखने के बाद और किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ही काम करने लग जाते हो और अपने आप ही सारी चीजों को समझने लग जाते हैं कि हम कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, ये समझना आ जाता है फिर समय। तो आप में से कितने लोगों को ये ठीक समझ में आ रहा है कि हाँ ये सारे प्रोसेस हमें सीखने हैं, समझने हैं, तब जाकर के हम कहीं सफलता प्राप्त कर पाए, तभी क्लोजिंग मिलेगी, तभी तभी क्लोजिंग। प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो वैसे तो सेलिंग इज हेल्पिंग आज किसी तो मैम को। मेरे को चॉकलेट सेल करनी चाहिए थी, वो भी हेल्दी चॉकलेट, रेणुका मैम को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाती है ना। हाँ वो कर दो, बेशक जो भी आप करना चाहो, बस हाँ, उसको किस तरह से आप कन्विंस करा प्रेजेंट करना होगा, तुरंत राइट। हाँ ले सके कोई भी। क्योंकि वो आयुर्वेदा में है ना, तो हेल्दी चीजों पे जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, ये चीज भी बहुत देखना पड़ेगा हम लोग। तो भाई इनर स्ट्रेंथ और आउटर स्ट्रेंथ दोनों मिलकर के रियल सक्सेस होती है। तो ये हमने टेक्निकल पार्ट में देखा हमने। अब मैं आज ये चाह रही थी, ये चीज दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, होलिस्टिक और टेक्निकल अप्रोच क्या क्या है, सब पर काम करना है, सबको ढंग से समझ के करना है। एक हमारा टॉपिक रेपो बिल्डिंग का भी रहेगा, उसमें अच्छे से हम पूरे स्टेप वाइज रेपो बिल्डिंग करते हुए चलेंगे। आज एक टेक्निक कराना चाह रही थी मैं इसके बाद आपको। ये होलिस्टिक टेक्निकल की जो पॉइंट्स है वो तो हमने कर लिए कवर, डिटेल तो जितनी मर्जी भी हम इसके ऊपर और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक होता है हम अपनी ही इमेज कैसी बना के रखते हैं, ये आपने सुना है? हमारी अपनी इमेज हमारी हिसाब से क्या है? सेल्फ इमेज या हमारी इमेज दूसरों के लिए क्या है? हमारे नजरों में हमारी इमेज क्या है, हम क्या बना के रखे हुए हैं, क्या अपने आप को समझते क्या हैं। तो जितनी अच्छी हम क्लियर सेल्फ इमेज हमारी होगी उतना क्लियर हम हमारे मिशन में कामयाब होंगे।
हमारे एम को प्राप्त कर पाएंगे, गोल को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक सेल्फ इमेज टेक्निक है एनएलपी की, वो आज मैं कराना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, सक्सेस आइडेंटिटी गैप के दोनों पार्ट हमने आज किए, उसके बाद अभी टेक्निक करनी है। उसके लिए रेडी हो जाएं, अभी स्टार्ट करेंगे हम सेल्फ इमेज टेक्निक। ठीक है, आपका इनर वर्ल्ड जितना स्ट्रांग होगा ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीजें उतनी ही रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग करते उल्टा है, एक्सटर्नल चीजों को चेंज करने की ट्राई करते हैं, जबकि इंटरनल में चेंज करें तो ज्यादा फायदा है। स्किल सीखते हैं, स्किल में एक्सटर्नल चीज सीखते हैं। अभी जो भी चीज हमें नहीं आ रही है हम वो सीखे जा रहे हैं, स्टेज पे बोलना है या कोई नई स्किल सीखना है वो हम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम इंटरनल वर्ल्ड को स्ट्रोंग नहीं करेंगे, ये कोई स्किल काम नहीं आती है। बहुत से टैलेंटेड लड़के लड़कियां, बहुत स्किल है उनके पास, लेकिन फिर भी वो ज्यादा करियर में ग्रो नहीं कर पाते हैं, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी। मतलब उनको देख करके ये लगता है कि वाह, इतना टैलेंट है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इतनी अच्छी अप्रोच है इनकी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, रियल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं ला पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी वो। तो जो टैलेंट हम देख रहे हैं वो सारा एक्सटर्नल फैक्टर है, स्किल जो देख रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर है। और जो सेल्फ इमेज है, इंटरनल वर्ल्ड है, उसमें चेंज नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लें, एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकेंगे। तो आपका सेल्फ इमेज पॉजिटिव है या नहीं है, आप अपने आप को कम आंक रहे हो, अंदर में कोई डाउट है कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कोई कंफ्यूजन पड़ा हुआ है अंदर में, तो कंफ्यूज इमेज जो है वो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, अपनी कॉन्फिडेंस की इमेज जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक ज्यादा चेंज नहीं ला पाएंगे। हम कहीं ना कहीं खुद ही डाउट में रहते हैं, खुद ही लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो अभी हम जो सेल्फ इमेज टेक्निक कर रहे हैं ये सारा इनर वर्ल्ड की है। हम इनर अपनी इमेज को बड़ा बनाने के लिए इस टेक्निक को कर रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से करेंगे। पॉजिटिव सेल्फ इमेज। तो आप सभी तैयार हो जाएं, अभी आंखें बंद करें। आप अपनी इमेज को देखने के लिए ट्राई करेंगे। अब इसमें ना मैं आपको एक बार 1-2 मिनट मैं देती हूँ आपको, इमेज को देखने के लिए टारगेट करेंगे। तो आपने क्या क्या देखना है थोड़ा सा एक बार सुन लेंगे, मैं आपको बोलूंगी ये कि आपको अपनी, आप आंखें बंद करके आपको अपनी इमेज ठीक दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ब्लर दिख रही है या क्लियर दिख रही है, ये मैं वहां पे आप नोट करना अच्छे से। और आपको अपनी इमेज पास में दिख रही है कि दूर में दिख रही है। आंखें बंद करके आप अपनी ही इमेज देखनी है, आपने किसी को नहीं देखना, आप खुद को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो ये देखना है। और आप अपने आप को लेफ्ट में देख रहे हो कि राइट में देख रहे हो, ये सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने, फिर मुझे बताना। ऊपर अपने आप को ऊपर देख रहे हो कि नीचे देख रहे हो, अपने आप को एक फोटो में देख रहे हो या कोई वीडियो में देख रहे हो, आप अपनी इमेज को छोटा सा पासपोर्ट साइज में देख रहे हो या लैपटॉप साइज में देख रहे हो या फिर टीवी साइज में देख रहे हो, कलर में देख रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो, 3D में है या पैनोरमा में है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये सारे आपने आंखें बंद करके दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचना, बस सेल्फ को देखना है। अब मैं ये आपको पूछ सकती हूँ कि कौन सी कलर की शर्ट या कौन से कलर का आपने कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी है या कुछ जो भी है। तो अपनी फोटो इमेज को, लुक एट योर फोटो इमेज, जैसे हम मिरर में देखते हैं ऐसे ही अपनी फोटो इमेज को देखने की आप ट्राई करो। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कोई फोटो देख लो, क्योंकि एक बार में देखेंगे ना तो ध्यान नहीं आएगा भी कैसा देखें। तो अपनी कोई भी बढ़िया से बढ़िया फोटो को आप एक बार देख लो, मोबाइल में देख लो, या आपकी फोटो है, सुंदर सी फोटो है। ठीक है, फिर हम इसको शुरू करेंगे। लगाओ 1 मिनट 2 मिनट जितना भी, अपनी फोटो को देखो या मिरर में देख लो अपने आप को। ठीक है, हो गया। हाँ जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शांत हो जाएं और सीधे बैठे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट आउट एंड क्लोज योर आईज। 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। 1, डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। 2, फिर से गहरा श्वास एंड ब्रीद आउट। एक और गहरा श्वास लें
और श्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाए, अंदर की तरफ देखें, आंखें बंद में अपने अंदर देखें, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं, रिलैक्स रहें, कमर सीधी, आराम से। आपको अपने इनर वर्ल्ड में प्रवेश करना है, खुद को फोर्स नहीं करना, खुद को रिलैक्स रहने दें, अपने आप को बाहर छोड़ दे, सबकॉन्शियस माइंड को सारे काम करने दें, अंदर जाके ध्यान से अपनी सेल्फ इमेज को देखना है। अपने लिए बहुत हार्ड भी नहीं होना, जस्ट देखना है, कहीं फोर्सफुली विजुअलाइज नहीं करना, बस खुद को देखना है। अभी जब आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो अपने डाटा को मेंटली नोट डाउन करेंगे, अपने आप को देखें, बंद आंखों में आप अपने आप को किस तरह देख पा रहे हैं उस पर फोकस करें। अपने साइज को देखें, इमेज कितनी बड़ी दिख रही है, पासपोर्ट साइज, लैपटॉप साइज या टीवी स्क्रीन साइज, बड़ा टीवी या मूवी में जो स्क्रीन होती है उतनी बड़ी, कितनी बड़ी आप अपनी इमेज को देख पा रहे हैं। और अब देखें, इमेज दूर दिख रही है या नजदीक, क्लियर दिख रही है या ब्लर, लेफ्ट में दिख रही है या राइट में। तो इन बातों को अपने मेंटल स्टेट पे नोट करके रखें, क्योंकि अभी आपसे बात करके पूछेंगे। ध्यान से देख लें, नोट कर लें अंदर ही अंदर। अभी धीरे से आंखें खोलेंगे, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करके स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। अभी सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, बारी बारी से ही बताएंगे एक एक करके कि कैसा लगा। अगर चैट बॉक्स में लिखें तो चैट बॉक्स में लिख दें या बता दें, थोड़ा ही, हम तो ऐसे ही हैं, एक एक करके बताएं। तो सबसे पहले सविता जी आप बताएं, आपकी पिक्चर क्लियर थी? तो क्लियर। क्लियर दिखी, वेरी गुड। हाँ जी। पास में दिखी कि दूर में? मैं अपने छत पे खड़ी हुई हूँ, घर की छत पे। नहीं, आपको वो इमेज आपके बंद आंखों में आपको दूर दिख रही थी कि पास में दिख रही थी? पास ही थी। वेरी गुड। लेफ्ट में या राइट में? राइट में। मतलब थोड़ा सा दूर तो थी, मतलब छत से दिख रही थी, उधर अच्छा, मैं खड़ी हूँ थोड़ा दूर। हाँ हाँ, मतलब दिख रही है आपको, अपनी इमेज देख पा रहे हो आप, है ना? और ये राइट में। राइट में। वाह वाह, कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट, कैसी दिख रही है? कलर कलर ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, फूल लगाया था बालों में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अभी बताएं अमिता, आपको कैसे दिखा? आपकी इमेज आपको बड़ी दिखी, छोटी दिखी, कैसी दिखी? बड़ी दिखी मैम। वाह, पिक्चर क्लियर थी? हाँ। पास में कि दूर में? बहुत पास भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, थोड़ी अच्छा, सी बीच, मतलब बहुत दूर नहीं कह सकते और बहुत पास भी जैसे नहीं कह सकते। पर वेरी हाँ, बहुत खुश थी, बहुत एनर्जेटिक थी, बहुत अच्छी ठीक है, थी। बहुत बढ़िया। और कलरफुल थी कि ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही थी? कलरफुल। हम्म, वेरी गुड। और राइट साइड से। रेणुका जी, आपको कैसा दिखा? अब ये चारों बातें आप भी बताओ। दो बड़ी इमेज, बड़ी इमेज दिखी, इमेज वैसे आपको? बड़ी दिखी मेरे को, हाँ जी। अच्छा, बड़ी इमेज देखी, वीडियो में दिखी है फोटो में? मेरे को एक्चुअली स्क्रीन पे दिखी, जहां मैं माइक के साथ स्टेज के ऊपर चल ओह, रही हूँ, वेरी गुड। वो और प्रेजेंटिंग समथिंग कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट? कलरफुल। वेरी गुड। अच्छा, और नजदीक भी दिखी है? हाँ जी, मतलब बहुत एकदम नजदीक नहीं, बट आई कुड सी कि मतलब वहां पे मैं खड़ी हूँ, ठीक, ज्यादा दूर नहीं। बहुत बढ़िया। और खड़ी नहीं बल्कि मैं मूव कर रही हूँ स्टेज के ऊपर। नीतू, आप बताइए आपको कैसी दिखी अपनी इमेज?
क्लियर दिखी थी मैम, बड़ी दिखी थी और कलरफुल, ज्यादा बड़ी नहीं कहेंगे, बीच का साइज अच्छा, कह सकते बीच का साइज, आप टीवी हैं। हाँ साइज देख पाए होंगे हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। कलर्ड मिली थी और और हल्का सा राइट साइड में। अच्छा, वीडियो में या उसमें कैसे दिखा? ऑडियो ने पिक्चर में ही था, पिक्चर पिक्चर में, में कोई दिखी। वीडियो में नहीं। और उर्वशी बताओ आप। उर्वशी, आपने देखी अपनी इमेज? अनम्यूट कीजिए उर्वशी जी खुद को। उर्वशी बताओ। उर्वशी तो बस ऑन करके कहाँ गई? हम में लगे बिजी है। तो ये आपने सेल्फ इमेज की, आपकी एक टेक्निक अपने की। तो जितने लोगों को इमेज क्लियर दिखी है, इट मीन्स वो, उनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है। जिनको लेफ्ट या राइट में नहीं, सेंटर में दिख रही है, वो भी स्ट्रांग आइडेंटिटी के हैं। सामने दिख रही है, स्ट्रांग आइडेंटिटी है। वीडियो में फॉर्मेट में दिख रही है, स्ट्रांग आइडेंटिटी वाले हैं। और टीवी साइज में दिख रही है, ठीक है। और छोटी दिख रही है, लो सेल्फ इमेज है। अगर छोटा सा साइज दिखा तो लो सेल्फ इमेज है, बड़ा दिखा तो आपकी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी आपकी है। पूरी टीवी स्क्रीन दिख रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी सेल्फ इमेज आपको क्लियर दिख रही है, जितने भी आपने सभी ने अच्छी बताई है, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है। आप जो भी करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छे। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है, आप सबको बड़ा क्लियर आइडेंटिटी के साथ अपने आप को देख पा रहे हो। आपकी इंटरनल आइडेंटिटी, जब तक ये इंटरनल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती ना, जितना भी हाथ पैर मार ले हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका ये सब मैंने देखा, बहुत अच्छा आपने कॉन्फिडेंस के साथ सब बताया है बातें। तो सेल्फ इमेज इसलिए जरूरी है, इसके बारे में जानना। मैम एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि जैसे आप कहते हैं कि भाई किसी किसी को लो कॉन्फिडेंस होता है तो वो सेल्फ मतलब लो में रहते हैं, हम्म। तो कईयों को ओवर कॉन्फिडेंस भी तो होता है, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो भी तो सेल्फ इमेज ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ सेल्फ इमेज में तो क्या ओवर में क्या दिखेगा उनको, फिर तो दिखेगा ही नहीं ढंग से उनको। नहीं मतलब अपने आप को जो जो उनकी आइडेंटिटी है उससे भी बहुत ऐसे समझना, जैसे मतलब कुछ होते हैं ना कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। वो इमेज कैसी है, मतलब वो ठीक है? नहीं, इमेज में कैसे दिखेगी उसको? नहीं ओ, मतलब उसकी मैम सेल्फ आइडेंटिटी। एक्सप्रेशंस हो सकता है, एक्सप्रेशंस थोड़ा गुस्से वाला या थोड़ा हाँ कुछ हाँ। ज्यादा, ये हो सकता है एक्सप्रेशंस के थ्रू। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जो बिल्कुल सही है वही ठीक रहता है। जो हाँ अगर वो सेल्फ। ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो उनको तो कभी ना कभी उसका पता लग ही जाता है अपने का। जैसा अमीता ने बोला जॉयफुल थी, हंस रही थी, तो थोड़ा जॉली नेचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर गुस्सा वाला है, थोड़ा सा इगोस्टिक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा चेहरे से थोड़ा। मतलब उसने एक्सप्रेशंस, मेरे हिसाब से तो अपने, एक्सप्रेशंस थी। हाँ, अपने आप की इमेज। एरोगेंस का एक इम्प्रेशन वो हो सकता है, जो अपनी ओवर सेल्फ। कॉन्फिडेंट होगा उसमें एरोगेंस बहुत हम्म, होगी। वही हाँ चीज। मतलब उसने अपनी सेल्फ इमेज बड़ी ऐसे मतलब ओवर वो बना रखी स्माइली होगी ना। फेस हाँ, हुआ तो थोड़ी इन्फ्लेटेड सी। इमेज कह सकती हो, मे बी उसको अपनी इन्फ्लेटेड इमेज नजर आएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैम शायद ब्लर भी हो सकती है, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस है, इधर ब्लर उधर थोड़ा। होता है तो उसका अपने कॉन्फिडेंस कम है उसका, तभी ब्लर और दिखेगी। मैम आपने लेफ्ट राइट, जो सेंटर में है वो कॉन्फिडेंट होगा, लेफ्ट राइट हाँ, हल्का फुल्का हुआ, वो भी लेफ्ट हो साइड सकता में है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस में है। कम। कंफ्यूजन है उसको, सामने उसको डाउटफुल अपने है। आप को बिल्कुल सही सही देख पा रहे हैं तो वो ठीक है। तो अगर जैसे अब मेरा था, मैं तो घूम ही रही हूँ चारों तरफ, तो फिर बहुत बढ़िया आप है। ज्यादा आप सोचते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप तो। अपने आपकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, जो भी करना चाहते हो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो आप। ये तो अच्छे हैं, आपका तो सबका ना एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आपने इस इमेज देख पा रहे हो तो कई बार आंखें बंद करके भी ना अपनी इमेज नहीं दिख पाती है, वो अंधेरा सा ही दिखता रहता है। लेकिन आप अपने आप को देख पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है। और कल नए टॉपिक के साथ आते हैं। या तो हैबिट फॉर्मेशन का कराऊंगी, या फिर रेपो बिल्डिंग ले लेंगे साथ के साथ, वो भी काम आ जाएगा। ठीक है ना? कल मैम आप कह रहे थे वो शक्तिपात करेंगे सुबह। हाँ, सुबह का यदि हो गया उनसे डिसीजन, आज बात करके देखती हूँ। आज कल का ही फाइनल करेगा वो या परसों का करेगा, देखते हैं उससे फिर। आज हो लिया गणपति बप्पा का तो कर लिया होगा उन्होंने, है ना? सुबह बात करके फिर मैं बता दूंगी कौन कौन शामिल होएगा आज कल के शक्तिपात में। अरे नहीं मैम टाइम पे डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, मैं मैसेज डाल दूंगी, जो भी आ पाएगा आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी।
10:30 से पहले नहीं रखना मैडम, प्लीज 10:30 के बाद ही रखना। ठीक है, 10:30 पर रख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 4 बजे। मैम हाँ जी। सुबह शक्तिपात करके फिर शाम की क्लास भी लेंगे आप? हाँ, ले लेंगे, क्लास में क्या है, तो उसमें जितना हो जाए अच्छा है अपना काम। ठीक है, स्पीड से आगे बढ़े। चलो, ठीक है फिर, ओके। Okay, बहुत thank बहुत you. धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू। Thank you. Bye bye.